जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज सीटेट परीक्षा 2022 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि तीसरा पार्ट है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत में निहित नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन सा निहित नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला है 4 से 7 वर्ष के बच्चों में बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता के गुण दिखाई पड़ते हैं, पहला ये पूछा जा रहा है। दूसरा है 4 से 7 वर्ष के बच्चे न्याय और नियमों को संसार के परिवर्तनशील गुण धर्म के रूप में मानते हैं। तीसरा है 7 से 10 वर्ष के बच्चों का नैतिक चिंतन पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में मिलता है। चौथा है 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में स्वायत्तता पर आधारित नैतिकता के गुण दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, आपको बता दें कि जो नहीं निहित है सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 4 से 7 वर्ष के बच्चे न्याय और नियमों को संसार के परिवर्तनशील गुण धर्म के रूप में मानते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि ये भी आपका है उनके सिद्धांत में, पियाजे के, ये भी है और ये भी है, और यही नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे को खोज की अनुमति देने से उसे संतोष मिलता है। वे व्यथित हो जाते हैं जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। वे ऐसी अपनी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। किसके कारण करते हैं? अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा में विकार पैदा करने, कक्षा के साथ संबंध करने, उनकी शक्ति का उपयोग करने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाएगा, अपनी उपेक्षा को कम करने। पूछा जा रहा है अभिप्रेरणा ऐसी अपनी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो उनकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी में सफल हो सके? ऑप्शन है पहला, उनकी सफलता के लिए उनके अंदर क्षमता के प्रति विश्वास भावना को अभिव्यक्त करना। दूसरा है पढ़ाए गए विषयों में रुचि को विकसित करना, उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य बच्चों के साथ तुलना करना, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे अधिक उम्मीदें हैं। प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि होगी? सबसे सर्वाधिक प्रभावी विधि पूछी गई है जो उनकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी भी अपनी भागीदारी में सफल हो सकें। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। उनको क्या होगा कि उनकी सफलता के लिए उनके अंदर क्षमता के प्रति विश्वास भावना को अभिव्यक्त करना ही सबसे उपयुक्त होगा, सबसे सर्वाधिक प्रभावी विधि होगा। दोस्तों, सीटेट और जो टेट के पेपर होते हैं उन सब में थोड़ा डिफरेंसेस होता है। सीटेट में आपके पेडागोजी के ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो इसलिए ये सब प्रश्न आपके इस प्रश्न पत्र में शामिल किया गया है। तो इससे घबराइएगा मत, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि हूबहू यही प्रश्न आ भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान के आरंभ से पहले एक प्रश्न को सामने रखे जाने के तरीके को क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व, फ्रेमिंग, उष्मायन या आधारभूत तत्व कहते हैं। तो आपको बता दें कि समस्या समाधान के आरंभ से पहले एक प्रश्न को सामने रखे जाने के तरीके को फ्रेमिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। क्या होगा? फ्रेमिंग। नेक्स्ट, अंतर्दर्शी, ध्यान दीजिएगा, अंतर्दर्शी, आकस्मिक या व्यक्तिगत सोच को क्या कहते हैं? आगमनात्मक, निगमनात्मक, तार्किक या असंगत?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएगा, असंगत सोच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक पाठ पढ़ाने में फलों और सब्जियों की कुछ तस्वीरों का उपयोग कर छात्रों के साथ एक चर्चा आयोजित करता है। छात्र अपने पूर्व ज्ञान के साथ पोषण की नई अवधारणा को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तरीका निम्न में से किस उपागम पर आधारित है? अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान का निर्माण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण। क्योंकि देखिए यहाँ पे चित्रों के माध्यम से फलों और सब्जियों को बताया जा रहा है, उनके ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है, ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है उनके अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, मानकीकृत जांच परीक्षाओं के फायदेमंद होने पर तर्क दिया जा सकता है क्योंकि यह प्रतिभाशाली और उच्च बौद्धिक स्तर वाले व्यक्तियों को उनका स्थान दिलाने में सहायता करता है। मानकीकृत जांच परीक्षा और शैक्षिक प्रदर्शन के बीच श्रेष्ठ सहसंबंध है। ये भविष्य में पेशे में सफलता की भविष्यवाणी करते हैं। वे दाखिला अधिकारी के निर्णयों की अपेक्षा अधिक निष्पक्ष और यथार्थवादी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि मानकीकृत जांच परीक्षाओं के फायदेमंद होने के तर्क दिया जा सकता है क्योंकि वे दाखिला अधिकारी के निर्णयों की अपेक्षा अधिक निष्पक्ष और यथार्थवादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यह तथ्य कि साधारण भाई बहनों की तुलना में जुड़वा भाई बुद्धि में एक जैसे होते हैं। पूछा जा रहा है कि यह एक तथ्य कि साधारण भाई और बहन की तुलना में जुड़वा भाई की बुद्धि में एक जैसे होते हैं क्या दर्शाता है? समान आनुवंशिकता, समान वातावरण, समान वंशानुक्रम के प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समान वातावरणीय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्भूत अभिप्रेरणा घटित होती है जब आभार या अनुमोदन कारक हो, किसी के व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष बाह्य पुरस्कार न हो, व्यवहार को नियंत्रित करने वाले प्रत्यक्ष बाह्य कारक हो, बाह्य अभिप्रेरणा भी अधिक हो। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पूछा जा रहा है अंतर्भूत अभिप्रेरणा घटित होती है, कब घटित होगी? जब किसी के व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष बाह्य पुरस्कार न हो तो उनकी प्रेरणा क्या होती है? घटित होती है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार की बात की गई है तो बाह्य पुरस्कार का अर्थ होता है उनको प्रोत्साहित किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि उनकी प्रेरणा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है पहला है एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, सामूहिक मानकों को ग्रहणशील करना, बालकों की अभिवृत्तियों, पसंदों और विश्वासों का विकास करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ने से बचाना, विद्यार्थी को उन्नतशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना। बिल्कुल यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, न कि शिक्षार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, शिक्षार्थियों के लिए विकास को संवर्धित करना। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा पूछा जा रहा है होता है परीक्षण का परिणाम होता है। अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक बात है। बालकों को नई बात सीखने को उकसाना उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं। तो अभिप्रेरण का जो अर्थ होता है बालकों को नई बात सीखने को उकसाना, यानी अभिप्रेरणा मतलब होता है कि उनको ऐसी रुचि जगाना उनके अंदर कि वो नई नई चीजों को सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है शिक्षक बीच बीच में शिक्षार्थियों का मनोरंजन भी करते रहें,
शिक्षार्थियों को मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाया जाए। शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार हो। धनी परिवार के शिक्षार्थियों हो तो अलग अलग कक्ष की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जाएगा कि उनकी मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाया जाए तो अधिगम को सफल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि आप किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं जहां शिक्षार्थी आदिवासी हैं तो आप इन शिक्षार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए क्या उपाय करेंगे? पहला है, आप उन्हें खुली छूट देंगे कि वे विद्यालय में आए या ना आए। आप उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनसे बहुत बचकर रहेंगे। बिल्कुल ऐसा तो कर ही नहीं सकते, ये आपका गलत हो गया। पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। बचे 3, आप उनकी पाठचर्या को इस प्रकार सुसंगठित करेंगे कि वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा करने से अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः कम हो जाएगी। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर आप उन्हें गलती करने पर कठोर दंड तो दे ही नहीं सकते। अब आप बचा दूसरा और पहला ऑप्शन, तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। ऐसा करने से अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है? अमूर्त रूप से सोच विचार करने की योग्यता, नवीन परिवेश में स्वयं को समायोजित करने की योग्यता, प्रवाहपूर्ण तथा उचित संप्रेषण करने की योग्यता, लंबे निबंधों को जल्दी रट लेने की योग्यता। तो बिल्कुल यही सब आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रटने की बात अगर की गई है तो वहीं आपका गलत हो जाएगा, जबकि अमूर्त रूप से सोचने का विचार बिल्कुल सही है। नवीन परिवेश में स्वयं को समायोजित करने की योग्यता बिल्कुल सही है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण है। प्रवाहपूर्ण एवं उचित संप्रेषण करने की योग्यता बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, लेकिन आपको गलत की बात की गई तो यहाँ पे रटने वाली बात जो आ गई, इसी से यह प्रश्न गलत हो गया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि यही लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बन जाइए स्टडी विद गुरुजी परिवार का हिस्सा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। सभी के लिए एक समान परीक्षा पद्धति आकलन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह शिक्षक केंद्रित नहीं होती है, बाल केंद्रित नहीं होती है, रचनात्मक होती है, सांगठनिक रूप से ठीक नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि बाल केंद्रित नहीं होती है। सभी के लिए एक समान परीक्षा पद्धति आकलन दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती है। परीक्षा पद्धति की बात की गई है क्योंकि यह बाल केंद्रित नहीं होती है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त हुए अनुभव और अनुभव के बाद दी गई गतिविधियां स्कूली शिक्षा के किसी भी स्तर पर में और कारगर हो सकती है। मूल्यवान, आकलन, मापन, स्कूली भाषण, लिंग भेद। तो क्या कारगर हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1 आकलन जो होता है वह कारगर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वानुभूति सिद्धांत की मान्यता है बालक खेलों में भावी जीवन की झलक देखता है, बालक पैदाइशी खेलने वाला होता है, बालक की यह जन्मजात प्रवृत्ति होती है, बालक खेलों को मनोरंजन मानता है। पूछा जाए पूर्वानुभूति सिद्धांत की मान्यता है तो वो मान्यता है ऑप्शन नंबर 1 बालक खेलों में भावी जीवन की झलक देखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बालकों की कौन सी प्रवृत्ति उन्हें खेल खेलने में प्रवृत्ति करती है? बाल चपलता, बाल सुलभता, बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति, बालकों की प्रेरणाएं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाएगा। बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है, बालक क्या करती है, उन्हें खेल खेलने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट, वह हर बच्चा जो अपनी आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता
में अधिक हो और हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे, प्रतिभाशाली बालक हैं। उक्त कथन है तो किसका कथन है ये? मैरिनो, यहाँ पे मैरिनो हो जाएगा, मैरिनो का, काल्सनिक का, स्किनर का, वुडवर्थ का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है स्किनर महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है प्रश्न में, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट में इसको नोट करिएगा। वीवीआईपी क्वेश्चंस में इसको नोट करिएगा और परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। नेक्स्ट, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अनुकरण की प्रवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की जो प्रवृत्ति, व्यक्तित्व जो है वही प्रमुख विशेषता नहीं है बाल्यावस्था की। नेक्स्ट, किसी 6 वर्ष के मानसिक आयु के बालक की बुद्धि लब्धि 150 हो तो उसकी वास्तविक आयु होगी। अब आप सभी को पता है कि जो बुद्धि लब्धि निकाली जाती है वो क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मानते हैं यक्स है, गुणित 100 बराबर कितना दिया हुआ है? 150। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई जब हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ये 600 हो जाएंगे और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। ऑप्शन में आपके कौन सा नंबर है? 3 नंबर। ऑप्शन नंबर 3 जो है 4 वर्ष उसकी क्या होगी? मानसिक 6 वर्ष के मानसिक आयु के बालक की बुद्धि लब्धि 150 हो तो उसकी वास्तविक आयु क्या हो जाएगी? 4 वर्ष की हो जाएगी। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100, यही होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य असत्य है? लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है, यही असत्य है। वंशानुक्रम का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मानसिक क्रियाओं का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, जबकि लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि लड़का और लड़की अगर हैं तो उन पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा, यही असत्य होगा। नेक्स्ट, बालक जो डॉट 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 यहाँ पे दिया हुआ है से ग्रस्त है वह विभिन्न ध्वनियों के बीच अंतर महसूस न कर पाने की समस्या महसूस करता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। डिस्ग्राफिया जो होती है लेखन संबंधी होती है और डिसलेक्सिया जो होती है पठन संबंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक पुनर्वलन के विषय में सही कथन है? सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावशाली होता है, कक्षा कक्ष में प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको बता दें पुनर्वलन जो होता है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। आंशिक पुनर्वलन के विषय में सही कथन है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है आंशिक पुनर्वलन। अब पुनर्वलन की बात करें कि पुनर्वलन किसने दिया था, तो पुनर्वलन दिया था CL हल ने दिया था। पुनर्वलन शब्द किसने दिया था? CL हल ने दिया था यहाँ सिद्धांत पुनर्वलन का। और इसका सबसे ज्यादा इस पे बल किसने दिया? तो स्किनर महोदय ने दिया। आपसे पूछा जाता है कि पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया था, तो CL हल ने दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा इस पे कार्य किसने किया, सबसे ज्यादा बल किसने दिया इस पर, तो सबसे ज्यादा स्किनर महोदय ने इस पे बल दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के व्यक्तिक परीक्षण की विशेषता है? सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति इसका आयोजन कर सकता है। यह परीक्षण केवल वयस्कों के लिए उपयुक्त है। इस परीक्षण में परीक्षार्थी के गुण दोष का पूर्ण अध्ययन कर सकता है। इस परीक्षण के प्रश्नों को कम परिश्रम योग्यता के आधार पर भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस परीक्षण में परीक्षक परीक्षार्थी के दोष गुण का पूर्ण अध्ययन कर सकता है। कौन कर सकता है? परीक्षक कर सकता है। परीक्षार्थी के दोष
गुण या दोष का पूर्ण अध्ययन कर सकता है। इसी को बुद्धि के वैयक्तिक परीक्षण की विशेषता कहते हैं। नेक्स्ट, कोई भी नाराज हो सकता है। यह बहुत आसान है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही तरीके से और सही व्यक्ति पर गुस्सा होना इतना आसान नहीं है। निम्न में से यह किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, संवेगात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। तो यह संबंधित है किससे? संवेगात्मक विकास से। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जब बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है तथा उस कार्य को करने पर उसे संतोष की अनुभूति होती है, तो इस स्थिति में शिक्षक द्वारा उसे प्रदान की गई अवधारणा कहलाती है। आंतरिक कहलाती है, बाह्य, नकारात्मक या सामान्य कहलाती है। तो इसकी जो अवधारणा कहलाती है आंतरिक कहलाती है। अभिप्रेरणा जो कहलाती है आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही होगा। निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है, किंतु फिर भी इसका मुख्य दोष है बालकों की विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण, उत्तर व भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता का अभाव, बालकों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान। पूछा गया है मुख्य दोष है, तो मुख्य दोष क्या है? विश्वसनीयता का अभाव होता है निबंधात्मक परीक्षण में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र नहीं है तो क्या है? आर्थिक, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आप सभी के सामने आज 30 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आप सभी को। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आप सभी के लिए जो प्रश्न लेकर आते हैं उसकी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।